हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से सीडीपी का अगला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें कई बार बहुत ही दुविधाजनक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर नैतिक दुविधा से संबंधित प्रश्न ही आते हैं, मोरालिटी से संबंधित प्रश्न ही आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बच्चा जन्म लेता है और वो जिस अवस्था तक होता है, उस अवस्था में उसे दिन प्रतिदिन सुबह से शाम तक जो कोई भी कार्य करना होता है, तो वो एक दुविधा में रहता है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। उसके पास एक समस्या बनी रहती है। तो आइए हम देखेंगे आगे कि जो कोहलबर्ग है, इनका नैतिक विकास सिद्धांत है। इन्होंने बताया कि बच्चा किस ढंग से नैतिकता से संबंधित निर्णय लेता है और उसका कौन सा निर्णय हाँ में होता है और कौन सा निर्णय किसमें ना में होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, महत्वपूर्ण जानकारी है कि यहां से आप लोग अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखिएगा। अगर हम बात करें कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की, तो इन्होंने इसके लिए जो है क्या किया है कि 3 स्तर बना रखे हैं। 3 स्तर की बात करेंगे तो जिसमें से पहले का नाम आता है, दूसरा और तीसरा। एक नाम कॉमन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परंपरागत। ठीक है, तीनों में होगा परंपरागत। ये नाम आप क्या करना, याद रखना। और परंपरागत के बाद अब एक बीच वाले को आप समझ लो कि ये परंपरागत ही है। उसके पहले वाले को आप मान लो कि ये कौन सा है, पूर्व परंपरागत है, और अगला कौन सा है, उत्तर परंपरागत है। इसी परंपरागत को रूढ़िगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूढ़िगत, सभी में। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत, रूढ़िगत। अब बात करेंगे कि इन्होंने परंपरागत को भी 2 अवस्थाएं बना दी हैं, 1 और 2। इन्होंने उसको किसमें बांटा है, अवस्थाओं में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है कि जो स्तर हैं, प्रत्येक स्तर को 2 अवस्थाओं में बांट करके, तो कहा जाए कि कुल 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बांटी हैं। ठीक है, 6 अवस्थाएं। अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम समझ लें कि नैतिक दुविधा से तात्पर्य यह है कि इन्होंने क्या किया है करने से पहले देख लें कि नैतिकता किसे कहेंगे, नैतिक किसे कहेंगे और अनैतिक किसे कहेंगे। ठीक है, नैतिकता में कौन कौन से बिंदु आते हैं, तो अगर हम बात करें तो नैतिकता से तात्पर्य है कि जब आपको सही और गलत के बीच में फैसला करना पड़े, सही और गलत का बोध हो कि सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, कर्तव्य पालन क्या है, ईमानदारी क्या है, न्यायप्रियता क्या है, और अनुशासन क्या है, सहानुभूति क्या है, जिम्मेदारी क्या है, आत्मसंयम क्या है। इनमें भी करते हुए जब बात करें कि अनुशासन में क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, सहानुभूति किसके साथ दिखानी है, किसके साथ नहीं दिखानी है, जब ये दुविधाएं आती हैं, उन दुविधाओं को आगे मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, इनके जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इन्होंने एक दुविधा बच्चों को, इन्होंने क्या किया था कि अपनी पूरी अवस्थाओं को डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि अलग अलग उम्र के बच्चों से तात्पर्य है कि जब हम जीन पियाजे को पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास का स्तर देखते हैं, तो इनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चे का संज्ञान बढ़ता जाता है, संज्ञानात्मक विकास होता जाता है, वैसे वैसे बच्चे में नैतिक दुविधाएं आती जाती हैं। अब वो इन्होंने कहा कि इसमें किस संज्ञानात्मक विकास के साथ कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं आती हैं, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में अलग अलग अवस्थाओं के बच्चों को कहानियां सुनाई, और कहानी सुना करके उसमें से देखा कि क्या बच्चे को करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इस सिद्धांत को विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, जिससे आपके टीईटी और सीटीईटी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न छूट करके नहीं जाएं। हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर बिंदु जो मटेरियल है अगर आपको उपयोगी समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट कीजिए। अगर कहीं पर कोई दुविधा समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको पुनः से आपको विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूंगा और समझाने के फुल दायित्व रखता हूं। ठीक है, आइए हम इसको विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग कौन थे। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग जो 1927 से 1987 तक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिक विकास को जो है स्तरों पर शोध किया था। उन्होंने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए विशेष रूप से नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग के विकास का अध्ययन किया था। उनका मानना था कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास पर
आधारित है और यह क्रमिक अवस्थाओं में होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रश्न यहां से दुविधात्मक होते हैं। यह किस में होता है? क्रमिक अवस्थाओं में होता है। और कहां पर? संज्ञानात्मक विकास होने के बाद ही होता है, ताकि तभी बच्चा क्या करता है? नैतिक दुविधा में पड़ता है, करूं कि ना करूं, करना उचित है कि नहीं उचित है, अनुशासन मानना उचित है कि नहीं उचित है। तो आगे हम इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। उसको देखने से पहले इन्होंने एक हाइंज नामक एक गरीब व्यक्ति की कहानी सुनाई थी बच्चों को। अलग अलग उम्र के बच्चों को एक ही कहानी को सुनाया कि हाइंज नामक एक गरीब व्यक्ति है जिसकी पत्नी बहुत बीमार है, जिसके लिए एक विशेष दवा की आवश्यकता है, और उस दवा को एक वैज्ञानिक ने क्या किया है? तैयार कर लिया है। अब उस दवा के लिए वो जो रासायनिक है, जो दवा तैयार किया है, उसने उस दवा की कीमत, उस दवा की लागत से 10 गुना रखी है। हालांकि जो हाइंज है वो बहुत गरीब है, इस वजह से उस दवा का 10 गुना पैसा नहीं चुका सकता है। तो क्या हाइंज को वो दवा चुरा करके अपनी पत्नी की जान बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? ये कहानी उन्होंने क्या किया है? बच्चों को सुनाया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो अलग अलग 3 स्तर के बच्चे हैं और उनमें जो अलग अलग 6 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में बच्चों का क्या जवाब होता है? हाँ में होता है कि ना में होता है? कौन कौन सी उम्र के बच्चे समर्थन में है कि दवा चुरानी चाहिए, और कौन कौन सी उम्र के बच्चे समर्थन में नहीं है कि दवा चुरानी नहीं चाहिए? आइए उसको हम आगे देखते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हाइंज को दवा चुरानी चाहिए। अगर चुरानी चाहिए तो क्यों चुरानी चाहिए, और नहीं चुरानी चाहिए तो क्यों नहीं चुरानी चाहिए? यहां सिर्फ हां और ना से तात्पर्य नहीं है, उसका कारण आपको बताना है कि हाइंज को दवा चुरानी चाहिए तो क्यों चुरानी चाहिए, और नहीं चुरानी चाहिए तो क्यों नहीं चुरानी चाहिए। तो यहां पर जो निर्णय है, या यस या नो से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तर्क का स्तर, कि बच्चा किस लेवल तक क्या है? तर्क कर सकता है। यहां पर हमको ये जानना है। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे कि जो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के जो 3 स्तर बनाए हैं और 6 अवस्थाएं बनाई हैं, वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी अवस्था में बच्चे का क्या क्या जवाब रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि नैतिक विकास जो है ये कैसी अपरिवर्तनीय क्रम में होता है, जो बदला नहीं जाता है, एक के बाद दूसरा ही होता है। और ये संज्ञानात्मक क्षमता और सामाजिक अनुभव पर क्या है? निर्भर करता है। इसके लिए किस चीज की? बच्चे का कॉग्निशन डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो सामाजिक अनुभव उसके पास कैसे कैसे आते जाते हैं, मतलब कि समाज उसका कैसा है और उसका समाज क्या एक्सेप्ट करता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नैतिकता है, मोरलिटी है, वो हर समाज के मानक के ऊपर डिपेंड करती है कि किस समाज का मानक क्या है। अगर आप उस समाज के अनुरूप कार्य करेंगे तो आप नैतिक हैं, अन्यथा आप क्या हैं? अनैतिक हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो सामाजिक अनुभव है बच्चे को, कि मेरा समाज क्या स्वीकार कर रहा है, तो उसके लिए वो नैतिक है। अगर उसको स्वीकार कर रहा है और नहीं स्वीकार कर रहा है तो क्या है? अनैतिक है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो पहला स्तर है उसका नाम है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, या उसी को बोलते हैं प्राग रूढ़िगत नैतिकता, जिसको हम लोग बोलेंगे प्री कॉन्वेंशनल मोरलिटी। ठीक है, ये लगभग कहां से 4 से 10 साल तक के बच्चे को बीच में देखने को मिलती है, जिसमें से इस स्तर में उन्होंने पहली अवस्था जो बताई है वो है आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास। इससे साफ ही क्लियर है कि बच्चे को अपने समाज के नियमों की आज्ञा माननी है। अगर वो आज्ञा नहीं मानता है तो उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ठीक है, 2 चीजें क्लियर हैं। तो अब यहां से आप लोग एक दिमाग अपने मस्तिष्क में एक बात बैठा लो कि अगर बच्चे के मन में डर है और डर की वजह से वो कोई नियम मान रहा है, इससे तात्पर्य उसमें कौन सी पूर्व पारंपरिक स्तर की पहली अवस्था कौन सी? आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास के आधार पर वो क्या कर रहा है? बता रहा है। आइए इसको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो इसका जो मुख्य विचार है वो यही है कि दंड से बच्चा क्या कह रहा है? कि बचना है। सही वह है जिसके लिए हमें दंड नहीं मिले, और वह गलत वह है जिससे क्या मिल रहा है? दंड मिल रहा है। कहने से तात्पर्य है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट में इस क्लियर है कि अगर हमें किसी कार्य के लिए दंड मिल रहा है मतलब वो गलत है, दंड नहीं मिल रहा है मतलब वो क्या है? सही है। भय के कारण जो आप नियम मान रहे हैं वो क्या है? मानना है, वो क्या है? सही है। ठीक है, तो इसका तर्क का आधार क्या कह रहा है? इसमें भौतिक परिणाम जिसमें शारीरिक दंड या डांट मिल सकती है। तो अब यहां पर देखेंगे कि जो हाइंज की कहानी इनको सुनाई गई, तो ये क्या कह रहे हैं? पहला कह रहा है कि हाँ, हमें दवा को चुराना चाहिए। अगर वह ना चुराएगा तो लोग उसे बुरा कहेंगे कि उसने अपनी पत्नी की मदद नहीं की। लेकिन दूसरी बात यही पर आती है कि हमें दवा को नहीं चुराना चाहिए। क्यों? अगर चुराएगा तो पुलिस पकड़ लेगी, जेल जाना पड़ेगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि पुलिस पकड़ लेगी और जेल जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ क्या? दंड मिलने की संभावना है। तो ये मानता है कि हमें
जो दवा है उसको बिल्कुल नहीं चुरानी चाहिए। कौन सी स्तर का? जो अवस्था 1 है, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास है, इसमें बच्चा कह रहा है कि हमें हाइंज की पत्नी के लिए दवा को चुराने की हाइंज को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी और उसको जेल जाना पड़ेगा, इसके लिए उसको समाज से दंड भी भोगना पड़ सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है तो अब ये तो मान लो कि हाइंज के अनुसार, लेकिन जो हमारे बीच में बच्चे होते हैं, जो हमारी क्लास में बच्चे होते हैं, क्लास के स्तर से अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे कि एक बच्चा नकल इसलिए नहीं करता है क्योंकि शिक्षक पकड़ लेगा और डांटेगा, वह सच इसलिए बोलता है क्योंकि झूठ बोलने पर मार पड़ सकती है। इससे तात्पर्य क्या है कि नियम का पालन किसके कारण कर रहा है? वो डर के कारण कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो चोरी करने के लिए तैयार नहीं है और चोरी करने के पक्ष में नहीं है। अब हम देखें कि जो पहला स्तर की जो अवस्था दूसरी है वो व्यक्तिवाद और विनिमय अभिविन्यास जिसको बोलते हैं। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। लेन देन से तात्पर्य है अगर आप मुझे कुछ दोगे तभी मैं कुछ दूंगा, अन्यथा मैं कुछ दूंगा नहीं। इसमें ये भी कह सकते हैं कि विनिमय, लेन देन, एक कुछ देगा तो दूसरा भी उसके बदले में कुछ कार्य करेगा, या हम कह सकते हैं बदले की भावना। अगर मैं तभी कुछ करूंगा जब आप मेरे लिए कुछ करोगे। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? इसी का दूसरा नाम है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, है ना। सापेक्षिक, दूसरे के अपेक्षा, साधनात्मक सापेक्षिक, यहां पर है ना इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट। यहां पर ध्यान देना, रिलेटिविस्ट मतलब कि दोनों के बीच में क्या हो? संबंध हो, एक के बदले जब दूसरा कोई कार्य करने को तैयार हो। इसको थोड़ा सा ध्यान देखना। इसका जो मुख्य विचार है, बच्चा सोचेगा कि इससे मेरा क्या फायदा है। सही वह है जो मेरी जरूरतों इच्छाओं को पूरा करे। मतलब यहां पर तात्पर्य यह है, यहां पर बच्चा क्या करेगा? कहेगा कि सही वही है जिससे मेरी जरूरतों को क्या हो रही हो? पूरी हो रही हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि मेरा क्या फायदा, मेरी जरूरतें मेरी इच्छाओं को पूरा करें, बदले जैसे कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा। अर्थात दवा चुराने से मेरा फायदा है तो मैं दवा क्या करूंगा? चुराऊंगा। तो इस उम्र के बच्चे क्या करते हैं? कहते हैं इस अवस्था के बच्चे कि हाँ, हाइंज को दवा क्या करनी चाहिए? चुरानी चाहिए, क्योंकि इससे हाइंज को क्या है? फायदा है, क्योंकि उससे उसकी पत्नी क्या होगी? सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? इसका तर्क का आधार है कि पारस्परिक लेन देन, है ना, पारस्परिक आपसी लेन देन और वास्तविक दयालुता नहीं है इसमें। वास्तविक दयालुता से तो कोई मतलब नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि चोरी के घी में थोड़ा थोड़ा सब लोग क्या करें? बांट लें, क्योंकि सबका फायदा हो जाए। अब यहां पर देखें जो हाइंज की कहानी है उसमें से बच्चा कह रहा है कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए? दवा चुरानी चाहिए। उसकी पत्नी उसके काम आ सकती है, खाना बनाने, घर संभालने में। अगर पत्नी मर गई तो उसे नुकसान होगा। दूसरे नंबर में यह भी सोच रहा है कि नहीं चुराना चाहिए, इससे क्या होगा कि जेल जाने से उसका अपना नुकसान है। उसकी पत्नी शायद बच भी जाए पर वह जेल में क्या करेगा? सड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको अपने जो व्यवहारिक उदाहरणों पर देख करके देखते हैं तो जो एक बच्चा होता है ना, वो एक दोस्त की मदद इसलिए करता है ताकि बदले में वह भी उसकी मदद करे, कॉपी दे या होमवर्क पूरा करवाने में उसका क्या करे? सहयोग करे। इतना ही नहीं, आप देखते भी होंगे कि बच्चा क्या कहता है कि पहले तुम मुझे अपना रबड़ दो, फिर मैं तुम्हें अपना क्या करूंगा? पेंसिल दूंगा। अब यहां पर जो इस अवस्था का बच्चा होगा वो पूरी तरह से सहमत है हाइंज के साथ। जो व्यक्ति सापेक्षिक अभिमुखता है इसमें से पूरी तरह से तैयार है कि अगर उस कार्य से मेरा फायदा है तो करने में कोई समस्या नहीं है, इसलिए हाइंज को क्या करना है? दवा चुरा लेनी चाहिए। ठीक है, कारण है कि हाइंज को दवा चुरानी चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी की जान बच जाएगी। व्यक्ति अपने स्वार्थ तथा व्यक्तिगत लाभ के आधार पर निर्णय ले लेगा। ठीक है, अगर जहां पर स्वार्थ की बात आएगी वहां पर पहली जो स्तर की दूसरी अवस्था है वो लागू होगी, जिसको हम लोग व्यक्तिगत सापेक्षिक अभिमुखता कहेंगे। अगर यहाँ पर अगर एक प्रश्न कहीं है और वहां पर बच्चा दंड के डर से कोई कार्य नहीं कर रहा है तो जो ये फिर क्या होगी कि जो पहला स्तर है, पूर्व पारंपरिक स्तर, पहला स्तर है दंड तथा आज्ञा पालन, उससे बच्चा क्या कर रहा है? डर करके कार्य करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बच्चा क्या करता है? नैतिक निर्णय लेता है और वो किस पर आधारित होता है? पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित होता है। अगर मेरा फायदा है तो चोरी करना ठीक है। अब यहां पर हम देखें जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास की जो दूसरा स्तर है उसकी जो पहले जो दूसरा स्तर उसका नाम पारंपरिक रूढ़िगत नैतिकता, कन्वेंशनल मोरालिटी, जो 10 साल से 13 साल जो वयस्कता तक क्या है? चलती है। 10 पहली जो इसमें से होगी ना कि जिसको हम लोग अवस्था 3 में बांटेंगे
जो अच्छे लड़के या अच्छी लड़की अभिविन्यास से लगभग 10 से 13 साल तक के बीच में चलता है, बाकी वयस्कता होने पर चलता है। तो अब इसमें से अगर हम बात करें, जो अवस्था 3 है वो कह रहा है कि अच्छे लड़के अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ओरिएंटेशंस। दूसरा नाम इसका पूछा जाता है कि परस्पर एक रूप अभिमुखता, ठीक है, इंटरपर्सनल कंसर्डेंस ओरिएंटेशंस, ठीक है। तो यहां इसका जो मुख्य विचार है वो ये है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सही वह है जो दूसरों को खुश रखे, उनकी मदद करे और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। कहने से तात्पर्य है कि जब बच्चे में किशोरावस्था शुरू हो जाती है तो बच्चा क्या करता है, हर लड़का हो या लड़की हो, अच्छा बनने के लिए प्रयास करता है कि उसे समाज का प्रत्येक व्यक्ति अच्छा कहे, अच्छा लड़की कहे, अच्छा लड़का कहे। इसलिए बच्चा क्या करता है कि वो हर कार्य को नहीं करना चाहता है जिससे समाज को बुरा कहने की संभावना हो। तो यहाँ पर अच्छा लड़का अच्छे लड़के से तात्पर्य यही है कि बच्चा वो कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहता है जिससे समाज उसको गलत कह सके। तो ये इनका जो निर्णय यही होता है कि हमें हाइंज की पत्नी को बचाने के लिए हाइंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि चोरी करना गलत काम है और गलत लोग ही क्या करते हैं, चोरी करते हैं। आइए इस व्याख्या को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो मुख्य विचार कर रहा है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सही वही है जो दूसरे को खुश रखे, उनकी मदद करे और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। जो तर्क का आधार है इसमें क्या होगा, विश्वास, देखभाल और निष्ठा। अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, इस उम्र के बच्चे क्या करते हैं, अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो चोरी के पक्ष में नहीं होते हैं, ठीक है। अगर एक जो हाइंज है उसके नजर से देखें तो अगर कुछ कहते हैं कि हाँ चुराना चाहिए, तो क्यों, एक अच्छा पति वही है जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करे। अगर वह नहीं चुराएगा तो लोग कहेंगे वह पत्नी से प्यार नहीं करता, वो क्या है, कायर है। दूसरी बात आती है कि नहीं चुराना चाहिए, चोरी करना गलत है। अगर वह चोर बन जाएगा तो लोग उसे बड़ा बुरा समझेंगे और उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसमें क्या होती हैं, दोनों स्थितियां होती हैं। जब दोनों स्थितियां होती हैं और आप उस स्थिति में अलग ढंग से अपने आप को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर क्या लगेगा कि एक छात्र नकल इसलिए नहीं करता क्योंकि वह शिक्षक और माता पिता की नजरों में अच्छा बनना रहना चाहता है। दोस्त के साथ रहने के लिए गलत काम करना क्योंकि दोस्ती निभानी चाहिए। दोनों स्थितियां होती हैं। आप लोग देखते भी हैं कि जो ही किशोरावस्था शुरू होती है दोस्ती ही उसमें सब कुछ हो जाती है। तो कहने से तात्पर्य है इसमें हाँ और नहीं किस आधार पर होता है, वो होता है उस समूह के मानदंडों के अनुसार। जैसे उस समूह के मानदंड होंगे उसी आधार पर व्यक्ति क्या करता है, फैसला लेता है, उसी आधार पर बच्चा फैसला लेता है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण है समूह के मानदंडों का पालन करना, समाज के नियमों का पालन करना। अगर जैसा समाज के नियम है वैसे बालक को पालन करना है। अब जो परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था है वो है अवस्था नंबर 4 में देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था और अधिकार अभिविन्यास, और उसी को बोलते हैं अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इससे तात्पर्य है कि जो समाज की व्यवस्था है और जो अधिकार है, और या फिर हम कहें कि जो अधिकार का संरक्षण है, इससे तात्पर्य यही है कि यहाँ पर जो समाज के बनाए गए नियम हैं उन नियमों की रक्षा करना, उन नियमों का पालन करना हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य है। अगर समाज का हर व्यक्ति उन नियमों को तोड़ेगा तो पालन कौन करेगा, जिससे हमारा समाज क्या है, बिखर सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे हम कि इसमें भी बच्चा क्या होता है कि चोरी करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी को अगर हम देखें कि तो कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। यहीं पर बच्चा कहता है कि कानून तोड़ना क्या है, गलत है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन क्या है, आवश्यक है। भले ही हाइंज की पत्नी बीमार है लेकिन हाइंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसका जो मुख्य विचार है वो क्या कहता है कि कानून का पालन करो, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है। कानून, अधिकार और कर्तव्य क्या है, सबसे ऊपर हैं। इसमें तर्क का आधार है कि यदि सब लोग कानून तोड़ेंगे तो समाज में क्या फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी और समाज बिखर जाएगा। इस वजह से हमें कानून को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, नियमों को मानना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए।
इन्होंने नहीं चुराने पर हाइंज ज्यादातर क्या मत दिया है, कहा है कि चोरी करना कानूनन गलत है। अगर हर कोई अपनी जरूरत के लिए कानून तोड़ने लगेगा तो समाज का ढांचा क्या होगा, टूट जाएगा। हाइंज को कानूनी रास्ते से प्रयास करना चाहिए था, ना कि चोरी करना चाहिए था। हाँ, चुराना चाहिए दुर्लभ पर, अगर हाँ तो तर्क, अगर जीवन बचाना कानून से भी ऊपर का कर्तव्य है तो चोरी करना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, बच्चा पूरी तरह से इस पक्ष में है कि एक व्यक्ति अगर ट्रैफिक लाइट का पालन करता है, चाहे सड़क खाली ही क्यों ना हो, क्योंकि नियम नियम होता है। कहने से तात्पर्य है कि अगर ट्रैफिक लाइट जल रही है, रेड है, आपको रुकना ही रुकना है, भले ही रोड खाली क्यों नहीं हो, आपको नियम मानना है, क्योंकि नियम, अधिकार, कर्तव्य सबसे क्या है, ऊपर है, बाकी सारी चीजें बाद में है। इसलिए हमें क्या करना, नियमों को मानना है। अगली बात कहता है कि हमें स्कूल या दफ्तर के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो व्यवस्था के लिए जरूरी है। अगर उन नियमों को नहीं मानेंगे तो व्यवस्था क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे क्या कहता है कि कर्तव्य नागरिक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में अराजकता नहीं फैले, तो इसके आधार पर चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास का तीसरा स्तर है, उत्तर परंपरागत स्तर, उस स्तर पर जो उन्होंने दो अवस्थाएं बनाई हैं, उन अवस्थाओं में व्यक्ति को कैसे निर्णय लेने होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग कभी फ्राइड पढ़ना, जो सुपर ईगो की बात आती है कि कुछ कम लोगों की ही बात ऊपर लागू होता है या कुछ कम ही लोग सुपर ईगो वाले होते हैं, इस अवस्था के व्यक्ति भी बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस निर्णय तक क्या होते हैं, पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम देखेंगे कि इस तीसरे स्तर का नाम है उत्तर पारंपरिक नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी की बात करते हैं। तो यहां पर है कि आयु, वयस्कता और केवल कुछ ही व्यक्ति स्तर पर क्या करते हैं, पहुंच पाते हैं, जो बहुत परिपक्व होते हैं, या कुछ ही लोग हैं जो इस स्तर पर आकर के निर्णय ले पाते हैं। अब यहां तक जो हमारी पांचवी अवस्था होगी, या इस स्तर की पहली जो अवस्था, इस स्तर की पहली अवस्था है, बाकी क्रम में कौन सी, पांचवी है। तो पांचवी का नाम है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, इसका जो मुख्य विचार है वो कहता है कि नियम कैसे होने चाहिए, लचीले होने चाहिए, सामाजिक समझौतों पर आधारित होने चाहिए। कहने से तात्पर्य है कि इनका मानना है कि नियम इतने कठोर नहीं होने चाहिए कि एक व्यक्ति के जीवन को खत्म करके उस नियम को पालन करना पड़े। इनका कहना है कि नियम लचीले हों, जिनको जरूरत पड़ने पर क्या हो, बदला जा सके। जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नियम नहीं है। ठीक है, तो कानूनी अधिकांश लोगों के, कानून जो है वो कहां होना चाहिए, अधिकांश लोगों के हित में होना चाहिए। यदि कानून अन्यायपूर्ण है तो उसे बदला जा सकता है। तर्क का आधार है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मानवाधिकार और सामाजिक समझौता क्या है, प्रमुख है। इसमें लोकतंत्र प्रमुख है, मानवाधिकार प्रमुख है और सामाजिक समझौता प्रमुख है। अभी आपने देखा कि जो उनकी दूसरी जो चौथी अवस्था थी दूसरे स्तर की, उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, नियम नियम होता है, भले ही रोड खाली हो, लेकिन हमें क्या करना है, रोड को, ट्रैफिक का उल्लंघन नहीं करना है। और यहां पर कह रहे हैं जो पांचवी अवस्था वाले लोग हैं, है ना, पांचवें सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास वाले, ये क्या कहते हैं कि समाज का जो बंधन है या जो व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास है, उससे तात्पर्य आता है कि जो नियम हो कैसे हो, लचीले हो। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अगर हाइंज के अनुसार देखेंगे या हाइंज के कहानी को देख करके कहेंगे तो कहते हैं कि हाँ, दवा को क्या करना चाहिए, चुराना चाहिए, क्योंकि जीवन का अधिकार संपत्ति के अधिकार से क्या है, ऊपर है। जीवन क्या है, बहुत जरूरी है। यह कानून स्वयं क्या है, अनैतिक है, जहां पर किसी व्यक्ति को जीवन दांव पर लगाना पड़े। जो एक इंसान की जान बचाने के बदले मुनाफा कमाना चाहता है, ऐसे कानून को क्या है, बदलना चाहिए। दूसरा इसका तर्क ये है कि समाज का अनुबंध नागरिकों की रक्षा करना है। जो समाज का ये अनुबंध है ना, वो क्या है, नागरिकों की रक्षा करना है। जब कानून ऐसा नहीं करता है तो नागरिकों को अंतरात्मा के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। कहने से अब सोचिए कि जो व्यक्ति कानून को ना मान करके समाज में व्यक्ति के जीवन को महत्वपूर्ण स्थान दे, उसके आधार पर अगर देखेंगे तो जो नियम है उनको ना मान करके पहले व्यक्ति के जीवन को क्या करना है, बचाना है। तो यहां पर अगर जब सामाजिक अनुबंध अभिमुखता की बात करेंगे तो हाइंज की कहानी को सुनते हुए तो हाँ, हाइंज को दवा चुरानी चाहिए, क्योंकि जीवन का अधिकार कानून से भी क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कानून अन्यायपूर्ण हो तो उसे बदला जा सकता है। ठीक है,
अब अगर हम यहां पर बात करें तो जो नागरिक अधिकार आंदोलन जो मार्टिन लूथर की अगुवाई में हुआ था, तो जो अन्यायपूर्ण कानून था उसका शांतिपूर्ण उल्लंघन क्या है, किया जा सकता है, नियमों को तोड़ा जा सकता है, नियमों को बदला जा सकता है। नियम ही सर्वोपरि नहीं है जिसमें लोगों का शोषण हो रहा हो। दूसरी बात करेंगे हड़ताल का अधिकार। अगर बात करें कि मजदूर अनुचित नियमों के विरोध में काम बंद कर सकते हैं तो उनको सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो जब हमारे देश में ब्रिटिश कानून लागू था तो महात्मा गांधी ने कई आंदोलन ऐसे किए थे जो अंग्रेजों के कानून क्या थे, हमारे देश के लोगों के ऊपर ज्यादा खतरनाक थे। जैसे कई कर थे जिनको लोग चुका नहीं पाते थे और आत्महत्या कर लेते थे। ऐसे अधिकार व्यक्ति के पास क्या है, होने चाहिए, और जो नियम कठोर होने क्या है, बदलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आकर के व्यक्ति जो निर्णय लेता है वो ये लेता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास। इससे तात्पर्य ये है कि हाँ, चुरानी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे, अब हम बात करेंगे जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास का जो अंतिम अवस्था है, या हम कहें कि तीसरे स्तर की जो दूसरी अवस्था है, जिसको हम लोग बोलेंगे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशंस। इससे तात्पर्य है कि जो इसका मुख्य विचार है वो है नैतिकता अंतरात्मा की आवाज और व्यक्तिगत रूप से चुने गए सार्वभौमिक सिद्धांतों, जिसमें न्याय, समानता, मानवीय गरिमा पर आधारित होना चाहिए। ये सिद्धांत किसी भी विशेष समाज के कानून से क्या है, ऊपर है। मतलब कि जो किसी भी समाज का कानून है उससे ऊपर क्या है, जो न्याय है सभी के साथ हो, समानता हो और मानवीय गरिमा पर कैसा हो, आधारित हो। अगर हम इसको देखें, जिसको एक तर्क है कि न्याय का सिद्धांत मानवीय अधिकारों की समानता या मानवाधिकारों की समानता। ठीक है, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो दर्शन है न्याय का सिद्धांत और मानवाधिकारों का जो समानता है, ये बहुत ही ऊपर के लेवल, मतलब कि यहां पर सभी लोग पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये उस समय की बात आती है, कुछ ही लोग यहाँ इस स्तर पर जाकर के निर्णय ले पाते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं ना कि कुछ गांव में पहले पंचों वाली प्रथा की व्यवस्था थी कि पंच निर्णय लेते थे कि कौन अपराधी है, किसके साथ क्या सजा मिलनी चाहिए। वो जो व्यवस्था होती थी तो कुछ ही लोग देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर हम देखें कि हाइंज के अनुसार कि क्या दवा चुरानी चाहिए, तो कहते हैं कि हाँ, दवा एकदम क्लियर और स्पष्ट दवा चुरानी चाहिए कि एक इंसान का जीवन सभी भौतिक संपत्ति से क्या है, मूल्यवान है। यहाँ न्याय और करुणा का सिद्धांत चोरी के नियम से क्या है, ऊपर है। हाइंज का कर्तव्य जीवन बचाना है, भले ही उसे कानून तोड़ना पड़े। ये उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हाँ, हाइंज को दवा चुरा लेनी चाहिए। अगर इसी पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के सार्वभौमिक सिद्धांतों के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष क्या है, करना पड़ा। नेल्सन मंडेला की बात करेंगे तो नस्लीय समानता के लिए उन्होंने क्या किया था, संघर्ष किया था और लड़ा था। तो इन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों के लिए जेल जाने या मरने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जो इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि समानता सभी के लिए हो, न्याय सभी के साथ एक बराबर हो, मानवीय गरिमा सबकी क्या हो, बरकरार हो। हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो पहला स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर है, उसमें जो उसकी पहली अवस्था है दंड तथा आज्ञा पालन की अभिमुखता है। इसमें एक बच्चा मानेगा कि हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर हाइंज को दवा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करने पर उसे दंड मिलेगा, नियमों का उल्लंघन करना क्या है, गलत है। इसी की जो दूसरी अवस्था है वो है व्यक्तिगत सापेक्षिक अभिमुखता। उसमें मानना है कि हाँ, बच्चे को क्या करना, हाइंज को दवा चुरा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चोरी करने से मेरा कुछ फायदा है, बदले में मुझे कुछ मिल रहा है, तो हाइंज को दवा चुरानी चाहिए। क्योंकि उसकी पत्नी की जान बच जाएगी, तो व्यक्ति अपने स्वार्थ या अधिकार के लाभ के आधार पर निर्णय लेता है। वहीं पर अगर हम बात करें परंपरागत स्तर की, जो दूसरा स्तर है, उसका जो पहली अवस्था है या हम कहें तो पूरे क्रम की तीसरी अवस्था है अच्छा बालक या अच्छी बालिका अभिमुखता। तो उसमें है कि हाइंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि किसी भी परिस्थिति में दूसरों की दुकान का ताला नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा केवल गलत व्यक्ति ही करते हैं। उस समय
बच्चा अपने आप को अच्छा बालक और अच्छी बालिका समाज में दिखाना चाहता है। अगर उसी समय हम दूसरे स्तर की चौथी अवस्था की बात करें, कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता, कानून व्यवस्था अभिमुखता, वो क्या कहता है कि किसी भी परिस्थिति में, है ना, जो दुकान का ताला है उसको न तोड़ना गलत है। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। भले ही ट्रैफिक खाली है, लेकिन अगर ट्रैफिक लाइट जल रही है तो हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है। इस आधार पर हमें दवा नहीं चुरानी है। अगर हम अगली बात करें तो जो तीसरा स्तर है, उत्तर परंपरागत स्तर, उसका जो पहला अवस्था है या पूरे क्रम की पांचवी अवस्था है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, तो उनके अनुसार के हाँ, दवा को चुरानी चाहिए, क्योंकि जीवन का अधिकार कानून से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कानून अन्यायपूर्ण हो तो उसे बदला जा सकता है, मतलब नियम को बदल देंगे, जीवन क्या है, महत्वपूर्ण है। और जो छठवां है, सबसे महत्वपूर्ण है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, ये भी स्पष्ट और क्लियर कहता है कि हाँ, दवा को चुराना चाहिए। मानव जीवन सर्वोच्च मूल्य है, नैतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना चाहिए, चाहे कानून इसके विरुद्ध ही क्यों नहीं हो। हमें क्या करना है, मानव जीवन को देखना है। अब इतना होने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि परीक्षा में दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। पहला आता है कि नैतिक तर्कणा किसे कहते हैं। क्या आता है कि नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा को हम लोग अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो बोलते हैं मोरल रीजनिंग, है ना। तो मोरल रीजनिंग से तात्पर्य है कि फैसला लेने में जो शामिल तर्क प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नैतिक तर्कणा बोलते हैं। दूसरा नाम आता है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा किसे कहेंगे, दुविधा से तात्पर्य है जिसको हम लोग क्या डायलेमा बोलते हैं। डायलेमा मतलब यह क्या है कि जब व्यक्ति फैसला लेने पर, कोई भी फैसला ले रहा होता है तो टेंशन में होता है, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, और जो उसके मन में ऊहापोह चल रही होती है, निर्णय नहीं ले पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैतिक दुविधा। इसको बोलते हैं कि फैसला ना ले पाने की स्थिति। ठीक है, अब मैं आपको बात करना चाहूंगा, अगर इसके आलोचना की बात करेंगे इस सिद्धांत की, क्योंकि ये सबके ऊपर लागू नहीं है, तो इसका जो एक नाम आता है, जो नाम है कैरोल गिलिगन। इन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत की आलोचना किया था कैरोल गिलिगन ने, और कहा है कि संस्कृति के अंतर को इन्होंने क्या किया था, नजरअंदाज किया है, मतलब कल्चर पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। और दूसरी बात कहा है कि महिलाओं को, या जो महिलाओं के पक्ष से जो न्याय की बात इन्होंने कही है उसको इन्होंने गौड़ रखा है। इन्होंने महिलाओं के लिए कहा है कि जो देखभाल है ना, महिलाओं के लिए कह दिया है कि देखभाल महत्वपूर्ण है, और पुरुषों के लिए अगर बात करें तो न्याय है। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या किया, दोनों में अंतर करते हुए महिलाओं को पक्ष को क्या कहा है, गौड़ कहा है। तो कहा जाता है कि फीमेल पक्ष क्या है, गौड़ है, जिसमें नैतिकता का आधार देखभाल है, और पुरुषों की नैतिकता का जो न्याय है, वो जो आधार है वो न्याय पर निर्भर करता है। फिर से एक बार, महिलाओं की नैतिकता का जो पक्ष है वो देखभाल है, और पुरुषों की नैतिकता का जो पक्ष है वो न्याय पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने क्या, इसकी क्या है, आलोचना की। अब ये सिद्धांत को पढ़ने के बाद मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आप लोग उसका उत्तर दे करके आप डिस्क्रिप्शन में भी आप बता सकते हैं, या आप चाहें तो जो बच्चे क्लास कर रहे हैं वो क्लास में बता सकते हैं, या सभी के लिए खुला प्रश्न है। आप इसका उत्तर, आपको इसका उत्तर अगर समझ में आए तो आप बताइएगा। अगर तुम्हारा दोस्त नकल कर रहा है और शिक्षक ने तुमसे पूछा तो तुम क्या करोगे और क्यों करोगे? अगर जो करोगे वो क्यों करोगे? फिर से मेरा प्रश्न, अगर तुम्हारा दोस्त नकल कर रहा है और शिक्षक ने तुमसे पूछा तो तुम क्या करोगे और क्यों करोगे? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम शिक्षक होते और तुम्हारा विद्यार्थी नकल करता तो तुम क्या करते? और अगला प्रश्न है कि हमारी कक्षा के 3 नियम क्या क्या होने चाहिए और क्यों? ये आपकी नैतिकता के ऊपर आप सोच करके मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।